अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इराली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, शुगर कमीशन बना, आप सबको याद होगा, उसकी सिफारिशात भी आ गई। उसके बाद ये काबीना ने तय किया वज़ीर आज़म की सदारत में कि मुख्तलिफ इदारों को रेफ़र किया जाएगा मामला, और वो फिर मुतल्लिका जो इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसने अदालत का रुख किया, वहाँ पर जाके उन्होंने एक स्टे भी ले लिया इस सारी रिपोर्ट के ऊपर, और किसी भी किस्म की कार्रवाई से अदालत ने मना कर दिया था। उसके बाद आज इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये स्टे ख़त्म कर दिया है। आज उसमें कोई तौसीह नहीं दी गई, ये स्टे ख़त्म हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टे के ख़त्म होने के बाद अब क्या हुकूमत मुकम्मल तौर पर आज़ाद है कि वो कार्रवाई कर सकती है, या ऑलरेडी जो उसने तय किया था इदारों को मामला भेजने का, तो वो ऑलरेडी इतना तवील मामला है कि इसके बावजूद भी हम नहीं देख पाएंगे कि स्टे ख़त्म होने के बावजूद भी फौरी तौर पर शायद कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कुछ हुकूमत के मज़ीद इत्तेहादियों के नाम भी इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हैं बीच में शामिल। तो क्या हुकूमत किसी और मज़ीद इत्तेहादी को, जिसमें काफ लीग के मुन्ने सलाही का भी नाम आ रहा है, क्या अफोर्ड कर सकती है मज़ीद कोई इत्तेहादी उससे नाराज़ हो? तो इस हवाले से भी जायज़ा लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत को एक और मसला भी है जिसका वक्तन फ़वक्तन वो इजहार कर रही है, और वो ये कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, और उनके वज़रा भी मुख्तलिफ जगहों पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड से कुछ ऐसे उन्हें मुश्किलात का सामना है जिसकी वजह से वो डिलीवर करने में उन्हें मुश्किल हो रही है, नाकाम हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने तो ये तक कह दिया कि वज़ीर आला एक आमिर की तरह इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या आईनी 18वीं जो तरमीम है उसको तब्दील किया जा सकता है? क्या इस सिलसिले में होगा? क्या वाकई NFC अवार्ड में तब्दीली की ज़रूरत है? वक्त की ये ज़रूरत है। बात करेंगे इस हवाले से भी, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट इशू जिसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं मुसलसल हम, वो है चाइना और इंडिया के दरमियान जो चपकलिश इस वक्त लद्दाख में जारी है, जो लड़ाई इस वक्त लद्दाख में जारी है, उसमें आखिर उसका एंड क्या होने वाला है, उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज बहुत कुछ है जी हमारे प्रोग्राम में, आपको रहना होगा हमारे साथ। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि स्टे ख़त्म हो गया, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि स्टे करके एक तरह से कवर मिल गया है इन शुगर माफिया को। तो आप समझते हैं कि अब हुकूमत कार्रवाई कर लेगी इनके अगेंस्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबीना, मुझे इंतहाई अफसोस है, अल्लाह ताला मुफ्ती नईम साहब का इंतकाल हो गया, उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे, उनकी मंजिलें आसान करे। हमारे प्रोग्राम में अभी पिछले हफ्ते भी वो शामिल हुए थे उनके इंतकाल का, तो हम सब इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ जो आपने सवाल किया। बात यह है कि मुझे तो समीना एक बहुत अरसे के बाद सियासी फैसलों के दरमियान में कहीं कोई अवामी फैसला नज़र आया। अच्छा? हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसको मैं अवामी किस अंदाज में कह रहा हूँ? अवामी इस अंदाज में कह रहा हूँ कि शुगर माफिया एक पाकिस्तान का ऐसा ताकतवर माफिया समझा जाता है जिसके बारे में ये ख्याल था कि वो रियासत को, हुकूमत को, मीडिया को इस तरह से मैनेज कर लेता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हमारी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे के एक तरह से ये साबित किया है कि ऐसी बात नहीं है, वो हर किसी को मैनेज नहीं कर सकते और उनको अब अपने अंजाम की तरफ जाना पड़ेगा। इस पे उन्होंने दो तरह से हुकूमत पे जो बात की है, एक पॉइंट में तो उन्होंने हुकूमत की तारीफ की है, यानी हुकूमत के बारे में ये कहना कि जनाब जिस तरह से हुकूमत ने ये काम किया है कमीशन ने, और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफिन पे नहीं, इत्तेहादियों पे भी किया, ये हुकूमत की अपनी पार्टी के लोग हैं। हाँ जी। और दूसरी ये कि जो उन्होंने एक हुकूमत पे जिम्मेदारी भी आयद कर दी है कि अब अदालतों ने तो अपना काम कर दिया है, अब हुकूमत का, इदारों का काम है कि वो आगे इसको किस तरह से करते हैं। तो मुझे करेगी हुकूमत कार्रवाई? देखें, अगर हुकूमत का ये है इम्तहान इमरान खान साहब का, मैं यहाँ पे अपने वाकफान हाल ने जो आज की खबर दी है वो भी शेयर कर दूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इमरान खान साहब किस मूड में है। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक आज इमरान खान साहब ने एक अहम मीटिंग की है जिसमें उनकी किचन कैबिनेट ने हिस्सा लिया है। उस अहम तरीन मीटिंग में इमरान खान ने बाज़ वफाकी वज़रा के हवाले से इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बाज़ मेरे साथी मेरे से हकाइक छुपा रहे हैं जिसका हुकूमत को नुकसान हो रहा है, मुझे हकाइक कुछ होते हैं, मुझे कुछ और चीज़ बताई जाती है। और इमरान खान का इस इजलास में यह कहना था कि मुझे इस हवाले से लगता है कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा
और मैं अब जो है ना इस पर किसी को छोड़ूंगा नहीं, मुझे अवाम ने मैंडेट जो दिया था मैं वो पूरा करके रहूंगा। अब उस मीटिंग में शामिल एक रुकन जिससे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब शायद इमरान खान के आज के मूड को देखते हुए लगता है कि शायद 2-3 वज़रा जो हैं उनको काबीना से फारिग भी कर दिया जाए या उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाए। अब इस मूड को सामने रखते हुए मैं आपके सवाल की तरफ वापस आऊं तो और ये तो खबर आपने में दी थी कि इमरान खान साहब ने कल भी जो उनकी मीटिंग हुई थी आफ्टर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर भी, उसके बाद भी जो उनकी अहम मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बात की थी शुगर माफिया जो है वो उसके पीछे जाऊंगा। बिल्कुल ऐसी कोर कमेटी के इजलास में कल उन्होंने कहा था। आज ये जो फैसला हुआ है किचन कैबिनेट में, ये बात है। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लगता है कि इमरान खान अब छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है? अच्छा जी, तो वो बात लाली साहब जो हम सब कहते थे कि जी फैक्ट्स इमरान खान साहब से छुपाए जाते हैं, उन्हें सही चीज़ें नहीं बताई जाती, अब उन्हें भी आखिरकार पता चली गया। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है। अब ये आप बताइए सर कि आपको क्या लग रहा है, क्या इमरान खान साहब जैसे डटे हुए हैं कि नहीं छोड़ूंगा, आपको लगता है कि अब वो वाकई चाहे जितनी भी हर्डल्स आए वो इनको कहीं ना कहीं पहुंचा के दम लेंगे, या आपको लगता है कि हमारा सिस्टम इतना फ्लॉप है कि वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते बेशक उनकी विल हो? नहीं, मेरे ख्याल में कि हम ये फैसला हम खुद ठहर के करेंगे जब देखेंगे कि वो कुछ किया कि नहीं। इस वक्त कहना कि कुछ नहीं होगा गलत है, जैसे भी सिस्टम है। पहले तो मैं दाद देना चाहता हूं हाई कोर्ट को। आप लोग यकीन करें कि हाई कोर्ट सैटरडे को मिले, आज मिले, सैटरडे को हाई कोर्ट नहीं मिलता। क्यों मिले? इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक अवाम का इश्यू है। एक्सीलेंट, ये होना चाहिए स्पिरिट। आपको उस वक्त मिलना चाहिए जब ज़रूरत हो, ये नहीं कि 10 दिन अगर हॉलिडे हैं या समर या विंटर रिसेस, ये वो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरी बात, मैं दाद देना चाहता हूं इमरान खान को। बार बार वो हमें और अपने आप को याद करवा रहे हैं कि मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा, मैं आया हूं माफियाज को ख़त्म करने के लिए। चलिए, अब उनका रास्ता बिल्कुल खुल गया है। नो इम्पेडिमेंट, सब रुकावटें हट गए हैं, कोर्ट ने हटा दिया है। राइट नाउ अब आप सोचिए भाई, 34% जो लूट है इसका, ये सब्सिडी का, ये जो लूट है एक इनको जाता है। मैं लूट इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझता हूं दिस इज ये सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए था। ये हम आप और मैं दे रहे हैं, ये सब्सिडी जो मेरे इजाजत आई वुड नेवर हैव गिवन। वो ये है कि 34% 34% जाता है मुनिसिलाई को। हाँ, अब आप बताएं मुझे, ये जब उनके पास जाता है और जब पता चलता है उनके पास गया है, और जब ये भी पता चलता है कि ये अनजस्टिफाइड है, गलत है, क्या उनसे निकालेंगे वो? क्या उनके वालिद साहब जो सरबराह हैं काफ लीग के, जो बड़े इंपॉर्टेंट एलाई है गवर्नमेंट के, क्या वो चुप कर वो ये एक किस्म की शर्मिंदगी बर्दाश्त करेंगे कि या वो भी शोर करने लग जाएंगे? क्या पता मेंगल और वो क्या मिले हुए हैं। मेंगल ने तो छोड़ दिया, अब अगर वो भी छोड़ दें तो अब आप मुझे बताएं कितने सीट्स, कितने, क्या है उनका मेजॉरिटी? हाँ। ये भी सोच। और ये देख के क्या इमरान खान डर जाएगा? इमरान खान साहब, इट्स टू लेट। अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, यू हैड इट। जिधर तक लोगों की फेथ इन योर वर्ड्स एंड इन योर प्रॉमिसेस है जो आप। चलिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया लाली साहब। मैं इस पे जरा एक आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं कि जो ये परसेंटेज की बात हो रही है, तो जो शुगर मिल्स का एक परसेंटेज ओवरऑल जो चीनी प्रोड्यूस करते हैं उसमें उनका 3rd नंबर है, उनकी मुनिसिलाई की शुगर मिल्स का। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब्सिडी में उनका शेयर कितना है, लेकिन बहरहाल उनका 34% जो है उस शुगर मिल का है, उनका शेयर है उसमें। दूसरा ये कि इस हवाले से इमरान खान साहब के पास भी कोई क्लैरिफिकेशन है, जो मोनिसिलाई साहब ने खुद उनसे बात की है। मैं चाह रही हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन लें और फिर उसके बाद दोबारा मैं आपकी तरफ आती हूँ तो आप इस पर क्लियर करें। इमरान खान साहब, ये सवाल बड़ा उठ रहा है कि जी आपके जहांगीर तरीन साहब पहले आपसे फासले पर हो गए क्योंकि उनका नाम आ गया, अब मोनिसिलाई साहब के अगेंस्ट कोई कार्रवाई पुट करके क्या इमरान खान साहब को एक और इत्तेहादी अपना नाराज कर लेंगे? मेंगल साहब पहले रूठे हुए, इमरान साहब। बात यह है कि समीना, मेरी चौधरी परवेज लाई से भी बात हुई है और मुनिसिलाई से भी बात हुई है, दोनों के साथ बात हुई है। उनका यह कहना है कि जी हमारी 3रे नंबर की अगर जो शुगर मिल थी, हम 34% अगर बनाते हैं
तो हमने इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी ये कहा है कि प्लीज़ आप इस पे बिल्कुल करवाएं, और ये हमारे पेपर्स हैं, हमारा 1% भी अगर इसमें जुर्म साबित हो तो हम देनदार हैं, क्योंकि वो पार्टनरशिप पे है उनकी। वो कहते हैं हमारा इसमें है ही कोई नहीं, और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, चौधरी वो खुद चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए। चौधरी फैमिली ये चाहती है कि बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए, और हम ये साबित करेंगे कि हमारा। साहब मुझे थोड़ा मौका दें, हिलाली साहब अभी अपना पॉइंट बना रहे थे और मैंने सोचा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आ जाए, क्योंकि वो मोनिस इलाही साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हिलाली साहब वो तो खुद ये चाह रहे हैं कि ये चीज क्लियर हो, ताकि वो, बल्कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, लोगों को पता चल जाए कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस लिहाज से तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। क्या मतलब इन्वॉल्व नहीं है? एक चीज मैं कह रहा हूं, अवाम कह रही है, एक चीज इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आपने गलत फैसला किया कि इन लोगों को एक चीज दिया, उसकी बुनियाद गलत थी। इन्होंने खामखा प्रॉफिट बनाया है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने आके चोरी कर ली या लूट लिया, नहीं। इनको जो दिया गया है, इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, ये गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजन था। और जो एक्सेप्ट करता है एक फेवर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इनकरेक्ट डिसीजन, गलत डिसीजन, उसका ऑब्लिगेशन है कि ये वो वापस करे। मैं जानना चाहता हूं इनसे वापस लिया जाएगा कि नहीं? क्या ये राजी नहीं हुए हैं कहने के हम देंगे? ये राजी इस बात पे हुए हैं कि हमने चोरी नहीं की, हमें दिया गया। वो काफी नहीं है, ये अनजस्टिफाइड है, वापस करो। ठीक, ये तो बात हो गई। लेकिन मेरा इस पे पॉइंट है कि बिल्कुल मैं हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि वापस लेना चाहिए जिसको भी मिला है। लेकिन हिलाली साहब, गवर्नमेंट के जिन लोगों ने, वो वुज़रा हों, वो ब्यूरोक्रेसी में हों, जिन्होंने ये फैसला किया है, जिसकी बिना पे उनको गलत ये अमाउंट मिली है, उनको भी तो कटहरे में लाके उनको भी सजा मिलनी चाहिए कि जिनकी वजह से अवाम का ये नुकसान हुआ है। तो सीधा सीधा वज़ीर आला पंजाब का नाम ले रहे हैं ना, उनकी जाहिर है उनकी मर्जी उसमें शामिल रही है। जो ईसीसी की मीटिंग थी, उसके सरबराह को देखना चाहिए कि भाई आपने कैसे फैसला कर लिया एक्सपोर्ट का। असल में अब इमरान खान का बतौर वजीर आजम इम्तहान ये है कि क्या वो वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, ईसीसी के चेयरमैन के खिलाफ, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब चीनी सस्ती होगी या नहीं, अवाम को ये तो बता दें, कोई उनको भी फायदा होगा कि नहीं? चीनी सस्ती अगर तो वाकई हुकूमत करवाना चाहती है तो हो जाएगी, क्योंकि माजी में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं। हुकूमत अगर चाहे, जो काम चाहती है हुकूमत वो करवा लेती है। तो इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि चीनी सस्ती हो, तो आप देखेंगी 70 रुपए आपको हर दुकान पे मिलती नजर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, अब इदारों की तरफ तो मामला चला गया है, जो मुख्तलिफ इदारे, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो आपको लग रहा है कि अभी ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा और अभी हम फौरी इससे कोई एक्सपेक्ट ना करें रिजल्ट? देखिए, मैं समझता हूं कि इदारे जो हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी रही है कि नहीं, थी कि नहीं। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्रिमिनलिटी नहीं है। अच्छा, फैक्ट, ये एक गलत फैसला है, इट्स नॉट क्रिमिनल। आप जब कहते हैं कि सब्सिडी देंगे और सब्सिडी आप देते हैं और जो लेता है वो अपना शेयर का लेता है, उसने कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं किया। मगर बाद में आप कहते हैं कि ये फैसला गलत था, ये लोगों का लूट है और ये माफिया की तरह आप लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा करके ये निकाल रहे हैं आप सब्सिडी, तो ये वापस करो। उस वक्त ये लोग वापस देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? अब खुसरो बख्तियार है, उसका भाई है। लुक, अगर दे वांट टू बी अनप्लेजेंट, अगर वो नहीं कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो शायद मिलके ये गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं इमरान खान से कि अगर तुम प्रिंसिपल पे स्टांस लेते हो और कहते हो कि मैं आई डोंट केयर अगर मेरी गवर्नमेंट जाती है, मैं और अवाम कहेंगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही, बिल्कुल सही, राइट। तो लग तो यही रहा है, जैसे इमरान खान साहब ने भी स्टोरी दी है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं कि अगर इमरान खान साहब की विल भी है, अब वो जो कर सकते थे वो कर भी दिया, रिपोर्ट भी बनवा ली, इदारों को भी रेफर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इतने सुकम है हमारे अदालती निज़ामों में भी, हमारे कवानीन में भी, कि फिर भी हम कभी नहीं देख पाते कि किसी पावरफुल को जो है वो सजा हो रही हो। लेकिन इस बार भी ऐसा ही होगा। समीना, इस बात को बुनियाद बनाकर हम उस इमरान खान को, हुकूमत को एक क्लीन चिट नहीं दे सकते।
ये सुकम दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? मैंने या आपने तो नहीं करने, ये उन्होंने ही करने हैं। अगर वो ये बुनियाद बनाए कि जी मैं तो करना चाहता था लेकिन मैं क्या करूं, अब वो पहले सुकम दूर करें, नहीं, फिर उसके बाद वो कार्रवाई, भाई मेरी बात सुनो, लंबा तो प्रोसेस फिर भी है ना। नहीं, जो हुकूमत ने जब कुछ करना है तो ऑर्डिनेंस के जरिए कर नहीं रही है, तो वैसे ही ऑर्डिनेंस के जरिए सजा तो नहीं दे सकते वो ऑर्डिनेंस के जरिए। तो इमरान खान साहब की हुकूमत वैसे ही बड़ी मशहूर है ये काम करने पे, सजा देने में तो मशहूर भाई। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि खुद ही बंदे पकड़ के जेल में डाल दें। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके पास नैब है, आपके पास FIA है, आपने फोरेंसिक ऑडिट करा लिया, पहले कौन से पकड़ लिए? मैं सुन तो लेना, बात ये है कि आपने उनको टाइम फ्रेम दे के ये सारी चीजें करवा के, अब अगर आप ये चीज वाकई आपके पास सबूत आ गए हैं तो अदालतों में उन्हें सजाएं मिलेंगी। आज देखें ना, अदालत ने ये फैसला दिया है, तो मुझे तो उम्मीद कम है सर। मैं क्या करूं, मैं यही देखती हूँ उनके पास सबूत तो बहुत आते हैं लेकिन अदालतों में पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा नजर नहीं आते। मैं अभी पूरी उम्मीद हूँ, बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर सही तरह से केस पेश किया जाए और सबूत पूरे दिए जाएं तो जरूर सजा होगी। बिल्कुल ठीक है, चले जी देखते हैं, हम भी यहीं हैं, सब लोग यहीं पर हैं कि क्या यहाँ पर सजा मिलती है। स्ट्रॉन्ग जो माफिया एक बना हुआ था उनके अगेंस्ट बेशक इमरान साहब की ज़बरदस्त विल है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें कामयाब भी हों। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब तो बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, क्या वो 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली कर पाएंगे? NFC अवार्ड से उन्हें क्या मसला है, क्या ये वाकई तब्दीली मांग रहा है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको याद होगा कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बहुत से इख्तियारात सूबों को दे दिए गए थे और वफाक के पास जो बहुत सारे पहले इख्तियारात थे उनको डाइल्यूट करके सूबों की सतह पर मुंतकिल कर दिया गया था। आसिफ जरदारी साहब उस वक्त सदर थे और उनके दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था ये, उस वक्त ये आईनी तरमीम मंजूर हुई थी। उसके बाद से ऐसे ही मामला चल रहा था। जहाँ तक NFC की बात है तो इब्तिदा में हम लोग देखते थे कि जो NFC अवार्ड है इस यानी ये बुनियादी तौर पर जो NFC अवार्ड है ये मालियाती उमूर से मुतल्लिक है, यानी जो ओवरऑल आमदनी है उसमें से कितने पैसे जो है वफाक के पास होंगे, कितने सूबों के पास होंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तयन करता है। जबकि जो 18वीं आईनी तरमीम है ज़ाहिर ओवरऑल इख्तियारात और पैसों से मुतल्लिक भी दोनों की चीज़ों का तयन करती है। अब पहले हमने ये देखा था कि सूबों को जो पैसे मिलते थे वो कम होते थे, वफाक को 80% मिलता था। अब ये हो रहा है कि सूबों को तकरीबन 58% जो पैसे हैं वो चले जाते हैं और बाकी जो वफाक के पास पैसे वो कम रह जाते हैं। और वफाक का जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि चूँकि उन्होंने कर्जे भी अदा करने हैं, उन्होंने दिफाई अखराजात भी देखने हैं, उन्होंने जो मुल्क है वो भी चलाना है, तो उनके पास पैसे बहुत कम रह जाते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाते। अब ये सारा मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जानिब से भी बार बार ये कहा गया और मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से भी ये कहा गया कि ये इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। मैं आपको ज़रा सुनवाना चाह रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इस पर क्या, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 18th अमेंडमेंट के खिलाफ और NFC के खिलाफ अब खान की जो बातें हैं वो खुल के सामने आई हैं और जो उनके इत्तेहादी हैं अगर वो समझते हैं कि ये गलत है, अगर वो अपना धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते हैं तो उनको जल्द से जल्द इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। तो आपने देखा बड़ा इमोशनल किस्म का अटैचमेंट एक है पीपल्स पार्टी की इस तरमीम को भी लेकर के, और वो इस पर जब भी बात होती है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है हमें। ऐसा क्यों है, क्यों तब्दीली नहीं हो सकती, जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है वफाक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास पैसे बहुत कम बचते हैं सूबों को दे के, बाकी मामलात करके, तो उनके पास पैसे ही नहीं होते, वो कैसे डिलीवर करें? जबकि कोई भी नाकामी होती है, सेहत अच्छी नहीं, तालीम अच्छी नहीं, सारे फटाफट वफाक को गालियां देने लगते हैं। जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वफाक में उसी को गालियां पड़ती हैं कि भाई आप डिलीवर नहीं कर सके। तो इस बात में तो बड़ा वजन नजर आता है, क्यों इसको रिविजिट नहीं किया जा सकता? देखिए, फिर मैं कहना पड़ेगा कि फिर मैं दाद दूंगा इमरान खान को कि सच कह रहा है। आप मुझे बताएं कि जब आपको साल आप शुरू करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट साल जब शुरू करती है माइनस में, तो उनके पास वाकई कोई फंड्स नहीं है ना। तो अगर उनके पास कोई फंड्स नहीं है और वो खुद लेजिस्लेशन नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द सूबा, तो क्या आप क्या समझते हैं वो गलत कह रहा है? बिल्कुल नहीं। मगर एक्चुअली ये फंड्स की बात थोड़ा सा कम है। मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है, और वो भी इमरान खान ने टच किया। असल बात यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पावर डिवॉल्व्स,
डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि एट द लोएस्ट फंक्शनिंग लेवल आपके पास एक गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। वही एक गवर्नमेंट है जो याद रहती है लोगों को। द बेस्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एक सेगमेंट है कैंटोन्स। कैंटोन्स में हर चीज रेफरेंडम से फैसला किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है, क्या ये लाइन इधर जाना चाहिए या नहीं, रेफरेंडम होल्ड करो, लोगों का बात सुनो और वो फैसला करते हैं। मगर इधर तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। मगर मेरा मतलब ये है कि डेमोक्रेसी मींस डिवोल्यूशन। इधर क्या हुआ है भाई? इधर तो आप चीफ मिनिस्टर्स के पास उसके बाद डिवॉल्व भी नहीं किया है। मगर एक बात मैं कहूंगा, जो इमरान खान गलत कह रहा है। जो इमरान खान की एक्शंस जो हैं वो बताता ये है कि हालांकि वो कह रहा है कुछ चीज, कर कुछ और रहा है। मिसाल के तौर पे केपी में लोकल गवर्नमेंट नहीं है, खत्म, डिसॉल्व्ड। पंजाब में 2 साल से लोकल गवर्नमेंट नहीं है। कौन चला रहा है पंजाब का लोकल गवर्नमेंट? एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो यार ये किस किस्म के बंदे हो? तुम सही कह रहे हो कि लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, मगर दो प्रोविंसेस जिधर तुम इंचार्ज हो उधर लोकल गवर्नमेंट। गोया आप ये कह रहे हैं कि आप कह तो सही रहे हैं लेकिन कर सही नहीं रहे। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि इमरान खान साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, मैं जरा उन्हीं के अल्फाज में सुनवा भी देती हूँ। उन्होंने तो ये तक कहा है कि जो वजीर आला हैं वो आमिर बन गए हैं 18वीं तरमीम। जरा सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीजें इन्होंने जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। कई चीजें इन्होंने गलत कर दी हैं। जहां तक इख्तियारात है वो तो पहुंच गए हैं सूबों के पास। सूबों ने नीचे बल्दियात में नहीं दिए। उन्होंने सारा जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो। वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। इमरान साहब, मसला पावर का है या पैसों का? पहली बात तो यह है कि मेरे नजदीक मसला पावर का है। अच्छा, एनएफसी अवार्ड मसला नहीं है, 18वीं तरमीम मसला है। सुन लें इसकी वजह क्या है। 1985 तक जो पहले थे ना एनएफसी अवार्ड, उसमें सूबों का हिस्सा था 80% और वफाक का था 20%। बिल्कुल सही। उसके बाद जो 5वां हुआ उसमें सूबों का हो गया 52%, 52, और वफाक का हो गया 38। ये तो 7वां जो था उसमें वफाक का 55 और वो 45 हुआ। सूबों का 55 और उनका 45। अब मुझे आप ये बताएं कि ये मसला पैसों का कहाँ से आया? ये है पावर का। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि जी वजीर आला जो है वो तो आमिर है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हरदिल अजीज वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को सिर्फ सिंध का वजीर आला आमिर लगता है। उसे उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस आमिर नजर नहीं आते। उन्हें वज़ीर आला केपी महमूद खान जो वो भी एक तरह के बुज़दार हैं, वो नजर नहीं आते। उनके अपने इत्तेहादी जनाब जाम कमाल साहब जो अक्सर बलोचिस्तान में होते ही नहीं, वो आमिर नजर नहीं आते। बात ये है कि क्यों? इसलिए कि उन्हें ये पता है कि पावर, अब आ जाते हैं पावर की तरफ। अगर इमरान खान साहब आप इतने बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखते हैं तो आपकी हुकूमत जो पिछली भी थी, अभी भी आपने केपी में तो कहा 2 साल के लिए मौखर कर दें, बल्दियाती इंतखाबात करवाने ही ना पड़े। पंजाब में आप नहीं करवाए। भाई बात ये, आप खुद तो पहले अपने नीचे से झाड़ू फेंक रहे हैं, दूसरों पे ये बात करने से पहले खुद तो करवा लें। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा रहे इमरान खान साहब, स्पेशली उन सूबों में जहां उनके पास पावर्स हैं? अब देखिए, ये सवाल उनसे पूछें, ये क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि मुनाफिक या मुनाफकत है, तो क्यों कहता है? देखिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया मुनाफकत, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। भाई एक स्टेटमेंट तुम देते हो बड़ा अच्छा है, मगर तुम अपने घर में वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिवली वो क्यों सही कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली आप मुझे बताएं, करिकुलम, एलिमेंट्री करिकुलम ऑफ अ स्टेट, आप मुझे बताएं, 4 सूबे बना रहे हैं करिकुलम, हर सूबे का अपना सेंस ऑफ नेशनहुड किधर होता है भाई? अगर 4 मुख्तलिफ करिकुलम हो, किस मुल्क में 4 मुख्तलिफ करिकुलम होते हैं, मुझे बताओ। दूसरी बात, नेशनल इमरजेंसी, लोकस्ट और क्या डेंगी, लोकस्ट, कोरोना, ये बेचारा सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये लेजिस्लेशन ला ही नहीं सकता। ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं।
मगर कोऑर्डिनेट उनको करना पड़ता है। तो दो इख्तियार उन लोगों को जो कोऑर्डिनेशन करते हैं वो भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में स्ट्रक्चर होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का, और ये पावर्स जो हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए ये नेशनल ये फेडरल गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए था। ये सही कह रहे हैं इन लोग, बगैर सोच समझे, इसलिए कि इनकी चौधरात थी नवाज शरीफ और जरदारी की, इन्होंने मिलके एक डिफ्लोर्ड चीज पास किया है और अपने लोगों को फिर इंस्टिल किया है सेंस ऑफ नैरो। अच्छा हिलाली साहब, जो आप बात करें ना, कभी नहीं सरेंडर करना। हिलाली साहब, जो आप बात करें ना, अगर देखा जाए तो लग भी ऐसे रहा है कि चूंकि जरदारी साहब लोग को भी नजर आ रहा था कि वो लोग चूंकि सिंध में एक सूबे तक महदूद हो जाएंगे, उसमें उनकी हुकूमत बनेगी अगले आने वाले 1-2 सालों में, हमने 1-2 इलेक्शंस में हमने देखा, पंजाब में भी नजर आ रहा था, तो उनको तो ये सूट करता था ना कि सूबे ही पावरफुल हो जाए ताकि जिस जिस सूबे में उनकी हुकूमत है उन्हें वहां पे इख्तियारात मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं, जब इमरान खान साहब का ये वादा था यकसा निसाब का, आज हम सब कहते हैं जी देख लें कौन सा यकसा निसाब हो गया। इसी तरह से जब सेहत की सहूलियात की बात आती है, हम सब कहते हैं जी कौन सी सेहत की सहूलियात दे दी इमरान खान साहब ने, बड़ा उन्होंने ये बात, तो वो अपनी जगह बात ठीक कर रहे हैं जो हिलाली साहब ने बात की। हम उनसे कैसे इस बात पे पूछ सकते हैं जब उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो सारा यकसा निसाब दे दें, तो वो कैसे कर सकते हैं जब ये शोबे उनके अंडर ही नहीं आए। मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने चारों सूबों को बुला के ये कहा कि हमने ये एक निसाब बनाया है और हम ये चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में नाफिज कर दें। आप अगर सिर्फ बातें ही करना चाहते हैं तो करते रहें, आप या तो अमलन कुछ करके दिखाए ना। कौन सा सूबा है जिसको आपने ये कहा है कि हमने ये यकसा निसाब बना लिया है, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में ये नाफिज हो जाए। ये सूबों, अगर इनको इख्तियार मिले वो सारे चेंज हो फिर होगा। दूसरी बात ये, मेरी एक बात याद रखें, 18वीं तरमीम हो या कोई भी आईनी तरमीम हो, कोई भी आसमानी सहीफा नहीं होता कि आप उसमें बिल्कुल तब्दीली कर। बिलावल साहब की गुफ्तगू से तो यही लग रहा था कि होता है। और बिलावल साहब की गुफ्तगू, वो तो इसे वफाक वर्सेस सूबा बना के रख देते हैं। वो वफाक वर्सेस सूबा इसलिए बनाते हैं कि इमरान खान साहब भी तो यही कर रहे हैं, इसलिए करते हैं। अपोजिशन और हुकूमत दोनों इसलिए करते हैं कि दोनों को सूट करता है। उन्होंने अपना अपना सियासी चूरन बेचना है, उन्होंने अपने अपने वोटर सपोर्टर को इससे फैसिनेट करना है कि देखो हम ये बात कर रहे हैं। जब वो आवाम की सोचेंगे तो दूसरी पार्टी मजबूर होगी उनकी बात मानने को। बिल्कुल सही। हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जाती है, इसीलिए जब भी बात 18वीं तरमीम की छेड़छाड़ की आती है तो बस फौरन से हम देखते हैं ओहो हो ये तो सालमियत को नुकसान और सूबे की खुद मुख्तारी पे हमला और ये और वो। एक जैसे भी मैंने आपको सुनवाया, अभी बिलावल साहब की भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी एग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आ जाती है। तो इसको फेडरेशन वर्सेस प्रोविंस क्यों बना दिया गया इस इशू को? ये दोनों इमेच्योर हैं, ये दोनों नए हैं पॉलिटिक्स में, इन लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं, खैर बिलावल को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर चीज एक मैटर ऑफ नेशनल इमरजेंसी बन जाता है उसके साथ। भाई खुदा के लिए इमरान खान साहब, आप एक इनविटेशन दें चार इन लोगों को और कहें आओ मिलो, हम बात करते हैं और ये आपके और हमारी बेहतरी के लिए कौम की, और ये शायद मान जाएं। यूसी ये जो इन लोगों की इतनी एंटेगनिज्म हो गई है, ये अभी एक एक का बात नहीं सुनते हैं। दे टॉक पास्ट ईच अदर, सुनते नहीं है। दे टॉक not to each other, they talk across each other। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कहना चाहिए दो चीजें हैं एजेंडा पे, नेशनल इमरजेंसी मसलन लोकस, डेंगी, कोरोना, और नंबर 2 ये जो मैंने करिकुला ऑफ स्कूल, इस पे आके बात करें। और आपको मैं कन्विंस करूंगा कि जरूरी है कि ये एक नेशनल फेडरल पे पास आए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि बात करना तो दूर की बात है, ये लोग तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे होते। अगरचे ये उस दौर की बात है जब ये ऑपोजिशन में नहीं थे, लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि अगर वो इस बात को कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो आज भी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं? और अगर ऐसी कोई चीज़ लाई जाती है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, तो इतने मेच्योर हैं हमारे पॉलिटिशियन कि ये ऐसी कोई तरमीम कर सकते हैं? देखिए, तरमीम कहाँ नहीं हो सकती या कौन सी चीज़ मिलके नहीं हो सकती। हमारी इस पार्लियामेंट में भी देखें, कोई ऐसे क्रूशल फैसले थे जिन पे इन्होंने इकट्ठे पीएमएलएन साथ देगी?
क्यों नहीं देगी भाई? आप अगर लॉजिक के साथ बात करेंगे और आवाम के सामने ये पेश करेंगे कि देखिए हम आपके मफाद के लिए करना चाहते हो, तो पीएमएल को ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप कोई सियासी गेम नहीं कर रहे, बल्कि आप वाकई आवाम के लिए कोई पॉजिटिव करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, इसी पॉइंट पर हम ब्रेक ले लेते हैं। और ये एक अच्छी हम कह सकते हैं कि डिबेट है, इस लिहाज कि एक नुक्ते पे ज़रूर आप पहुंच सकते हैं। अगर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स पहुंच सकते हैं तो बाकी लोग भी पहुंच सकते हैं कि भाई आप इनिशिएट करें और उसके बाद देखें कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, और अगर कोई नहीं साथ देगा तो वो खुद ही आवाम में एक्सपोज भी हो जाएगा। चलिए जी, इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारे रीजन में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चाइना ने लद्दाख पर अमलन कब्जा कर लिया है। एक ब्रेक के बाद लद्दाख के मामले पर हम सब जानते हैं कि सूरत हाल कशीदा है और चाइना और इंडिया आमने सामने हैं। जो हालिया तनाज़ा है वो मई से शुरू हुआ। बैकग्राउंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंडिया ने कुछ गैर कानूनी तौर पर जो मुतनाज़ इलाका है वहाँ पे इमारात बनानी शुरू कर दी, कुछ तामीरात शुरू की, तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद हमने कई एक झड़पें भी देखी और इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है भारतीय फ़ौज को, जिसको अब वो खुद जिसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। कुछ लोग इनके पकड़े भी गए थे, सोल्जर्स, जिन्हें बाद में मुज़ाकरात के बाद अब ये खबर आ रही है कि चाइना ने रिहा कर दिया है। और उसके बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो गालवान वैली है उसके ऊपर कम्प्लीटली इस वक्त कहा जा रहा है कि चाइना का कंट्रोल है, उनकी जानिब से बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन कर दी गई है और उधर मोदी भी इस चीज़ को मान गए। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन के बाद सिचुएशन किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। हिलाल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, इस वक्त जो सिचुएशन है ऐसे लग रहा, जाहिर है कि चीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंडिया पे, लेकिन फिर उन्होंने ये इनके जो सोल्जर्स पकड़े थे उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्या कोई प्रेशर था उनके ऊपर? जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका या बाकी जो दुनिया है वो तो इस सारे मामले पे खामोश है। कोई खास किसी ने प्रेशर नहीं डाला चाइना पे या इंडिया पे? इसलिए प्रेशर नहीं डाला है अमेरिका ने और मुल्कों में, इसलिए उनको पता है कि ये जो फ्रॉड मूडी है इसने जाके एक समझौता किया था उनके साथ और फिर उस समझौते को उसने वायलेट किया, तोड़ दिया। उनको ये भी पता है कि ये फ्रॉड मूडी और एक यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को लेके उसका क्या नहीं रद्द किया, कंप्लीटली शैटर्ड इट। कश्मीर के 370 के बारे में क्या ज़रूरत था? ये दुनिया कह रही है तुम्हें ऐसे चीज़ें करने एक ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे जिधर दो और न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनका स्टेक है। क्या ज़रूरत था तुम्हें मूडी? और क्या जवाब आएगा? इसलिए कि मुझे वोट चाहिए, इसलिए कि मैं हूँ जो मैं हूँ, मेरा छाती देखो 26 नहीं, लेकिन हिलाल साहब, अमेरिका को तो सूट करता ना, चाइना को कहीं भी डिफीट हो या चाइना कहीं भी कमजोर होता तो अमेरिका को तो सूट करता। तो इस मामले पे अमेरिका तो इंडिया को मजीद सपोर्ट कर सकता था, शय दे सकता था। अमेरिका को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है कि एक कंट्री को सपोर्ट करे जो पूरी दुनिया देख रही है कि वो कंट्री गलती में है। ट्रंप को आपने देखा है, ट्रंप कितना अनपॉपुलर हो गया है। ट्रंप अब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, मगर जब वो हिमाकतें ऐसी चीजें करता है जो पूरी दुनिया समझती है कि अनफेयर, वो उसको नहीं चाहते। अब सब उसको गालियां दे रहे हैं, हालांकि अमेरिका का सदर है। नहीं, मेरे ख्याल में ये इंस्टिंक्टिव नहीं है। और उनको एक और चीज पता है कि चाइना ने इसको एस्केलेट नहीं करेंगे ना। चाइना डेफिनेटली डज नॉट वांट टू एस्केलेट। दे मेड देयर पोजीशन क्लियर। उन्होंने जो एक पॉइंट करना था वो उन्होंने बना दिया। ऐसा फेटी मारा है इसको कि ये आदमी को डूब जाना चाहिए शर्म। इसीलिए तो चुप लगी पड़ी थी इतनी देर से। लेकिन इमरान साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तस्लीम कर लूं तो क्या लोगों को ये तो नजर आ रहा है कि लद्दाख के मामले पर इंडिया गलत है इसलिए कोई बोल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर के मामले पे तो नहीं किसी को नजर आया था। अगर वाकई ये वजह है कि चूंकि वो गलत है इसलिए कोई नहीं बोल रहा, तो ये आपको क्या लग रहा है? आपकी समझ में क्या बात आ रही है? अमेरिका क्यों नहीं इस पे आया? इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात कि दुनिया में, आज की दुनिया में माइट इज राइट का कानून चलता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि ये मासूम कश्मीरियों की खा लगी है इंडिया को। मासूम कश्मीरी जो थे ना, जिन पे ये जुल्म सितम कर रहे थे, उनकी आख थी जो वो सुनी गई, अल्लाह के यहाँ सुनी गई और ये इंडिया को उसका बदला मिला।
तीसरी बात आ जाते हैं अब ये कि इंडिया को जो यहाँ फैंटी लगी है, जिस तरह से लोहे के डंडों के साथ ऊपर कील लगा के चाइनीज ने मारा इन्हें, वो इतना कमाल है कि इंडिया में जो टॉप ट्रेंड था इंडिया में पता क्या था, वो ये था कि मोदी सरेंडर्स गलवान वैली, यानी अब उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इसने यहाँ पे अब सरेंडर कर गया मोदी, जो पूरी दुनिया के सामने। अब देखें ना, यही काम अगर किसी छोटे मुल्क ने किया होता ना चाइना की निस्बत, पाकिस्तान के साथ ये होता तो ये बढ़ के मार रहे होते, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी हो। भाई एक बंदा एक जगह पे ठीक हो सकता है, आप देखें आप हर हमसाये के साथ ये कर रहे हैं, किसी हमसाये के साथ आपका ताल्लुक नहीं है। और अब चाइना ने कहा कि ये हमारा हिस्सा था, हमारा इलाका है, और इंडिया मोदी ने माना है। मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने कहा जी अपने हिस्से के अलावा कोई 1 इंच पे उसने कब्जा नहीं किया, यानी वो मान गए मोदी साहब के जनाब ये जो वादी गलवान थी ये तो उन्हीं का हिस्सा थी। इसका मतलब ये है कि आप उनके इलाके में जाके छेड़छाड़ कर रहे थे, वहां सड़कें बना रहे थे, वहां पुल बना रहे थे, आपके अज़ाइम कुछ और थे, या तो फिर आप ये मान गए कि ये पहले से उनका हिस्सा था, आप गलत कर रहे थे। अब चीन ने क्या किया, चीन ने वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, वहां बंकर्स भी बना लिए, और भी चीजें कर ली हैं। अब ये असल में इंडिया और जो है ना अमेरिका, इसराइल, वो तीनों यहाँ पे इकट्ठे थे। अमेरिका और इसराइल यहाँ पे अपने एयर बेसिस बनाना चाहते थे, जो उनका, ताकि इस इलाके पे पूरे खित्ते पे नजर रख सकें, चीजें अपनी वहां से कंट्रोल कर सकें। उनके अज़ाइम मिल गए हाक में, क्योंकि चाइना ने लगा दिया फेंटी। बिल्कुल। और अमेरिका जो है, जो आपने ये सवाल किया था कि अमेरिका खामोश क्यों हो, तो मुझे अमेरिका का माजी बता तो दें, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा अमेरिका का दोस्त है जिस पे मुश्किल पड़ी और अमेरिका कभी उसकी मदद के लिए आया। यहाँ बैरी बेरा जो उनका आना था, कहाँ गया था जब जंग की, तो उन्होंने कभी वफा नहीं की। ठीक है लाली साहब, ये बता दें कि ये तो हो गया इंडिया एक्सपोज, आप ये बताएं सारी सिचुएशन से पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है, पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए इस खित्ते में इस वक्त? समीना, बात असल ये है कि जब से हम ईस्ट पाकिस्तान हमारे से चले गया, और हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि बाकी जो पाकिस्तान रह गया है उसको भी ख़त्म करें, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया। डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं हमें आइसोलेट करने के लिए, हथियार और पैसे देते हैं हमारे ख़िलाफ़ जो लोग हैं, BLA को, TTP को, दाइश को, वो सिंधी नेशनलिस्ट को, और शायद MQM लंदन को भी, वो जासूस डिस्पैच करते हैं यादाव किस्म के बंदों को कि वो जाके टेरर शो करें, और लाइन ऑफ कंट्रोल और सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये। मगर ये हम सब हैंडल कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, ये हम हैंडल कर सकते हैं। जो हम क्या नहीं कर सकते, ये मुझे उस पर फिक्र है। हम एक चीज़ नहीं हैंडल कर सकते कि हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और वो फिर भी 2%, 2.1% है उनका GDP पे, और हम क्या करते हैं, हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10, और ऑलरेडी 10 बिलियन जो है वो 5% है हमारा GDP पे। अगर वो बुरा नहीं था, इससे वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स देन दैट ये है कि हर साल उनका 15%, 10-15% उनका वो बढ़ता है, इजाफा ही होता है डिफेंस बजट, और उस इजाफा हमारा टोटल बजट का लगभग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर है, ठीक है ये इररिड्यूसिबल मिनिमम हम रखेंगे, ये कहने की बातें हैं, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि तारीख में मिसाल है कि अमेरिका ने रूस को इसी तरीके से, वो कहते हैं अंग्रेजी में, वी स्पेंट देम इनटू द ग्रेव, अमेरिका कहते हैं, इतने पैसे खर्चे और रूस कोशिश किया टू कीप अप। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? एक सोल्यूशन ये है मेरे ख्याल में कि क्यों नहीं हम एक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट चीन के साथ साइन करते हैं। आपको याद होगा जब ये नया कोल्ड वॉर तो शुरू हो गया है ना, पुराने कोल्ड वॉर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान ने अमेरिका के पास क्यों गया इसलिए कि उनको पता था कि हमें हथियार चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है, एक मुल्क 10 गुना हमारा साइज, उसके साथ ऑल द टाइम मुकाबला करने। तो उनके साथ हम सेंटो ज्वाइन किया,
सीटो ज्वाइन किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर हमें हथियार सस्ता मिले, गुड अप टू डेट हथियार मिले, हम अपनी जंग तो खुद लड़ेंगे, मगर अगर एक ऐसा दोस्त हो जो हमें यह सप्लाई कर सके, तो मेरे ख्याल में हमारा इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी होगा, हमारा सिक्योरिटी भी बढ़ेगा और सीपेक की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में यह वक्त आ गया है कि ये नए कोल्ड वॉर के स्टार्ट में जैसे हमने उस वक्त अमेरिका के साथ एक अलायंस किया था और हमने बेनिफिट किया, सर्टेनली 65-70 तक हमने बेनिफिट किया। मेरे ख्याल में ये अगर चीन के साथ हो सकता है तो हमें कोशिश करना चाहिए। आप इस पे कोई कमेंट कर दें क्या? शॉर्ट साल आखिरी सीपैक की जो चीजें तय हुई थी जब सीपैक शुरू हुआ था, उसमें एक शिक ये भी थी कि म्यूचुअल डिफेंस पे भी काम किया जाएगा ताकि सीपैक भी उसी सूरत में महफूज रह सकता है जब पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का दिफा महफूज हो। इसलिए ये चीज ऑलरेडी उसमें है। और इसके अलावा तुर्की के साथ भी पाकिस्तान जो नया एक ब्लॉक बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान भी अपना डिफेंस मजबूत कर सकता है इस तरह से मदद के साथ। ठीक है जनाब, इसी पॉइंट पर प्रोग्राम क्लोज करते हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।